साहित्य सृजन के इस कार्यक्रम में मैं गणेश दत्त आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और इसी बात की बानगी ये कार्यक्रम लेकर आता है। इस कार्यक्रम में हम अनेकानेक साहित्यकारों से बातचीत करते हैं, उनका मन जानते हैं और समाज को क्या दिशा मिल रही है इसके बारे में चर्चा होती है। आज हमारे साथ सुनीता रैना जी हैं। सुनीता रैना जी आज साहित्यकार के रूप में हमारे बीच अपनी बात रखेंगी। हम जानेंगे कि सुनीता रैना जी ने क्या क्या कार्य किया है इस विषय में, और उनके बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले उन्हीं को नमस्कार करते हैं। नमस्ते। नमस्कार जी सुनीता जी, आपकी ये साहित्य की जो जर्नी रही जी, इसके बारे में, आपका शुरुआती समय कैसा था उस बारे में आप बताएं, उससे हम चर्चा आरंभ करते हैं। जी दरअसल क्या था कि बचपन से लिखने, पढ़ने का, गाने का और बातें करने का बहुत शौक था। लोगों के बीच में जाना, डिस्कशन में पार्ट कर लेना, तो वो बचपन से एक शौक था। तो वो धीरे धीरे कहाँ से कहाँ मतलब चलते गए, पहुँचते गए। तो एक दौर ऐसा आया कि 92 के आसपास, पहले कुछ कुछ तो लिखा था, लेकिन 92 के आसपास, क्योंकि हम कश्मीर से 90s के बीच में हम वहाँ से निकल कर आए थे, जो जैसे भी हालात हुए थे आप सबको पता ही है। जी। तो उस दौर में जैसे निकल कर आए और वो जो घर से बिछड़ने का गम, वो दर्द जो है, तो उससे थोड़ा सा वो चीज़ में ना, जैसे बोलते ना, आग में एक पेट्रोल वाला काम। तो वो जो दर्द है वो बाहर निकल कर आया, वो उभर कर आया। तो मैंने 92 में एक नज़्म लिखी कश्मीर के ऊपर। उसका जो उन्वान मैंने रखा है टाइटल कि क्या खूब मेरी तकदीर। तो मैंने नज़्म पूरी की, एकदम इंस्टेंट जैसे लिखी, पूरी की। तो बाद में मैंने इसको एक बारी फिर पढ़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी तक तो ये था कि ठीक है, बचपना है, चल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ तो अब पब्लिक में, कहीं रेडियो पे, टीवी पे या लोगों के बीच में आनी चाहिए और आने के लायक है। कश्मीर से विस्थापन का दर्द आपको, जो आपने कविता में उभारा, उकेरा जी, तो उससे आप कह रहे हैं कि आपकी शुरुआत हुई। तो क्या आप एक दो पंक्तियां उस कविता की पढ़ना चाहेंगी? जी बिल्कुल। मैं जो पहले तो खूबसूरती के ऊपर लिखा, उसकी सुंदरता के ऊपर लिखा। जैसे मैंने अभी कहा कि उसका उन्वान ही मैंने लिखा कि क्या खूब मेरी तकदीर, कि है जन्नत कहीं ज़मीं पर तो वो है बस कश्मीर। वाह। कि है जन्नत कहीं ज़मीं पर तो वो है बस कश्मीर, मैंने इस पे जन्म लिया, क्या खूब मेरी तकदीर, क्या खूब मेरी तकदीर। एक अगला शेर भी मैं, कि ऋषि मुनि साधु संत हुए पैदा यहाँ, है पानी अमृत यहाँ का, है सोना उगता यहाँ, जी चाहता है दिल में उतारूं इस दुल्हन की तस्वीर, मैंने इस पे जन्म लिया, क्या खूब मेरी तकदीर। वाह, बहुत खूब। इसे कहते हैं आवाज़ का, कविताओं का आनंद लेना। और उस तरह से आपने कश्मीर की खूबसूरती को भी बताया, और उसके बाद आगे कविता में बढ़ते बढ़ते आपने अपने दर्द को भी उकेरा होगा। जी बिल्कुल। तो मुझे भी वो पंक्ति याद आती है कि बह रही आवाज मेरी उन्मुक्त गगन में, जो सुगंध बहा करती है चंदन वन में, बहुत अच्छा। तृष्णा पात्र बनाओ मत स्वप्निल नयनों से, मैं मल्यानिल हूँ अपने इस लघु जीवन में। बहुत बढ़िया। तो हर ये कविता कब लिखी है आपने? ये कविता मेरी तो कॉलेज के दिनों की है, लगभग करीबन 38 साल पहले लिखी गई थी। अच्छा। पर भाव कहने का यही है कि जब कोई कवि कुछ लिखता है तो अपने मन के भावों को, उन विषयों को लेते हुए लिखता है जो उसके मन में उपजते हैं। बिल्कुल। तो आपने जो आगे कविताएं लिखी, और आपने कोई कविता संग्रह भी अवश्य प्रकाशित किया है, तो उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, और बताइए। जी जैसे मैंने कहा कि अभी कश्मीर की खूबसूरती पे मैंने नज़्म लिखी, उसके पूरे 5-6 बंद हैं। उसके इमीडिएटली, मतलब उसके कुछ वक्त बाद ही मैंने उस गम, उस दुख को भी कलम बंद किया, लिखा, कि जो हमें मिला वहाँ से, अपने घर से बिछड़ने से, कि वो भी एक पूरी 5-4 बंदों की नज़्म है कि क्यों छीन लिया मुझसे मेरा घर मेरे भगवान, क्यों छीन लिया मुझसे मेरा घर मेरे भगवान, क्यों ज़ख्म दिया ऐसा
क्यों न ली मेरी जान, आहा, क्यों जख्म दिया ऐसा, क्यों न ली मेरी जान। तो पूरे 4-5 बंद इसमें भी हैं। जी जी जी। तो दोनों खूबसूरती पे भी। सचमुच वो दर्द ऐसा था कि जो जिसने भोगा उसको तो महसूस हुआ ही, बिल्कुल लेकिन जब आप विस्थापित होकर आए तो आपके जान पहचान वाले अड़ोस पड़ोस वालों ने भी उस दर्द को अवश्य महसूस किया होगा। तो बिल्कुल आपके जो आंसुओं के चनाब नाम की पुस्तक आई, जी। उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वो पुस्तक आपकी कब प्रकाशित हुई और किस तरह से आप उसके देखिए, बारे में हाँ, सोचते हैं? थोड़ा सा बताऊंगी कि वही जैसे चलते चलते अपना सफ़र जो है, क्योंकि उस वक्त उस दौर में चैलेंज बहुत थे, कशमकश ज़िंदगी में बहुत थी। अपना घर बार सब छोड़ के आए थे, एक रियासत से, एक स्टेट से लेके अब दूसरे जगह, जहाँ मतलब हमें 15-20 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर ही नहीं पता था। यहाँ तक मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हमें ये तक नहीं पता था फैन का एक्चुअल यूज़ क्या है। बिल्कुल। तो वो मतलब वो हमें नहीं पता था, और ऐसी जगह आ गए जहाँ के 40-50 डिग्री का टेम्परेचर होता है। तो उसको झेलना, मतलब एकदम इस जगह से उस जगह आके, वो एक बहुत बड़ा मुश्किल, बहुत ख़राब, बहुत बुरा दौर था। तो मैं मतलब अपना स्कूल कॉलेज वो सब तो चलता ही रहा जैसे तैसे। तो ये लिखने पढ़ने का भी दौर, क्योंकि दिल से निकलती थी चीज़ें, और मन बचपन से ये था कि मुझे कुछ ज़िंदगी में कुछ अलग से करना है। ये कुछ था बचपन से कि कुछ अलग से करना है, कुछ डिफरेंट, कुछ मुख्तलिफ करना है, एक मतलब आम इंसान बन के नहीं रहना है। तो चलते चलते लिखते लिखते गई, बट ऐसा वक्त था कि लगता था कि हम लिख तो रहे हैं लेकिन इसका कहीं कोई यूज़, कोई इस्तेमाल होगा ही नहीं। लेकिन एक दौर ऐसा आया, मुझे ऐसा लगा कि अब मैं लिख तो रही हूँ, लेकिन पता नहीं कौन उठा के इसको कूड़े दान में डालेगा और इसका कोई यूज़ नहीं होगा। लेकिन उस भगवान की, प्रभु की इतनी असीम कृपा हुई कि मुझे पता ही नहीं लगा। लिखते लिखते ऐसा हुआ कि 2018 में मेरी किताब छप गई NCPUL के फाइनेंशियल असिस्टेंट से, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेजेस। वहाँ मैंने अपना मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट किया, तो बाय गॉड्स ग्रेस उन्होंने उसको मतलब पास किया एक्सपर्ट्स ने, और उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला और मेरी किताब छप गई 2018 में। तो वो मेरे लिए बहुत एक खुशी का एक पल था। और उससे बड़ा जो खुशी का पल जो आया वो तब था कि जब इसको गवर्नर JNK NN वोरा साहब, जो 3 बार गवर्नर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, तो उनके हाथों द्वारा जो है मेरी किताब का विमोचन हुआ राजभवन जम्मू में। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा खुशी का पल था, जो कि मैंने ऐसे मतलब सोचा नहीं था, लेकिन उसकी कृपा होगी तो हो गया। उस आनंद को आपने समाया जी। और उसके अलावा आप और भी कुछ भाषाओं में लिखती रही हैं, तो वो भी, उसकी भी जानकारी दीजिए। जी, मैं जैसे उर्दू में तो लिखती हूँ, थोड़ा बहुत हिंदी और कश्मीरी और थोड़ा बहुत इंग्लिश में। तो कुछ भजन लिखती हूँ, कश्मीरी में भी थोड़ा बहुत लिखती हूँ, और इंग्लिश में मैं कोट्स लिखती हूँ, जो शॉर्ट लाइनर्स होते हैं ना, 2-3 लाइनर्स या 4-5 लाइन्स के कोट्स होते हैं, वो मैं लिखती हूँ इंग्लिश में। तो अब मन कर रहा है आपकी कोई कविता सुनने का, पूरी कविता जी, सुनाएं। मेरे दिल के करीब है, जो वैसे तो कश्मीर के ही हालात के ऊपर मैंने लिखा है। जब 2 भाई अलग होते हैं या जब देश का बंटवारा होता है, विभाजन होता है, तो अभी क्योंकि इसी दौर की हम बात कर रहे हैं, तो मैं वही अगर आप चाहें तो मैं वही जी अवश्य गज़ल आपको सुनाऊंगी कि हर हादसा, हर नक्श गम दिल से मिटाना चाहिए। कि हर हादसा, हर नक्श गम दिल से मिटाना चाहिए। जीना ही है तो दिल को अब पत्थर बनाना चाहिए। जीना ही है तो दिल को अब पत्थर बनाना चाहिए। और इसमें ये शेर देखिए कि जब दिल हुए तकसीम तो घर कब तलक सालिम रहे। वाह। कि जब दिल हुए तकसीम तो घर कब तलक सालिम रहे। घर को तो बंटने के लिए बस एक बहाना चाहिए। घर को तो बंटने के लिए बस एक बहाना चाहिए। और शेर के सपनों के वो टूटे महल फिर से बनेंगे किस तरह। कि सपनों के वो टूटे महल फिर से बनेंगे किस तरह। टूटी हुई ईंटों से ही एक घर बनाना चाहिए। टूटी हुई ईंटों से ही एक घर बनाना चाहिए। और शेर देखिए मेरा
मतलब बहुत पसंदीदा शेर है। जी। मतलब ज़िंदगी की सच्चाई इसमें बयान करने की कोशिश की है कि कैसे चलेगा घर मेरा इस बढ़ चुके सामान से, वाह। कि कैसे चलेगा घर मेरा इस बढ़ चुके सामान से, आधा अधूरा ही सही घर तो चलाना चाहिए, घर को चलाना चाहिए। घर तो चलाना चाहिए। और ये शेर मेरा पसंदीदा और मेरा ख्वाब, जैसे मैंने अभी कहा कि बचपन से मेरा ये था कि मुझे कुछ लाइफ में, ज़िंदगी में कुछ अलग करना है, कि जब मौत आए तो आए वो भी ऐसी शान से, जब मौत आए तो आए वो भी ऐसी शान से, रोने को एक घर नहीं, पूरा जमाना चाहिए, घर नहीं, रोने को एक घर नहीं, सारा ज़माना चाहिए, सारा ज़माना चाहिए, सारा ज़माना चाहिए। और गज़ल का आखिरी यानी कि मक्ता कि नफ़रत की ये दीवार जो एक घर के अंदर उठ गई, कि नफ़रत की ये दीवार जो एक घर के अंदर उठ गई, एक घर के अंदर उठ गई, जैसे भी हो रहना इसे जल्दी गिराना चाहिए, जैसे भी हो रहना इसे जल्दी गिराना चाहिए। और हर हादसा, हर नक्श गम दिल से मिटाना चाहिए, दिल से मिटाना चाहिए। और जीना ही है तो दिल को अब पत्थर बनाना चाहिए, जीना ही है तो दिल को अब पत्थर बनाना चाहिए। सचमुच कवि का ये धर्म होता है कि वो इस तरह की चीज़ों को सामने लाए कि हमारी जो बुराइयां हैं, जो हमारे हादसे हैं, हमारे दुख हैं, उन सब से हटकर हम आनंद की ओर आमुख हों। जी। तो जब आपने इस तरह की अच्छी रचनाएं की तो आपको ज़रूर मौके मिले होंगे बहुत सारे कवि सम्मेलनों में, कई बड़े नामवर शायरों के साथ स्टेज साझा करने में, उसकी भी चर्चा कीजिए। जी बिल्कुल। मैंने पहले शुरुआत तो जस्ट एक छोटे मोटे स्टेज से की थी, जहाँ मतलब ये लगा कि हाँ पढ़ सकते हैं, स्टेज में पढ़ सकते हैं। कि फिर धीरे धीरे रेडियो आया, टीवी आया, बहुत सारे मुशायरे, कवि सम्मेलन, भारत से बाहर भी जाने का मौका मिला और कई स्टेट्स में भी जाने का मौका मिला, रेडियो पे भी, टीवी पे भी। और हाँ, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मैं क्या बताऊँ, अहमद फराज साहब, डॉक्टर पद्मश्री बेकल उत्साही साहब, डॉक्टर बशीर बद्र, राहत इंदौरी, मुनव्वर राना साहब, मतलब बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं, उनसे मुझे मंच साझा करने का बहुत बारी अवसर मिले हैं, जिसके लिए मैं भगवान को भी शुक्रगुजार हूँ कि और भारत से बाहर भी इतने बड़े बड़े नाम जो हैं, इनके साथ मुझे कई बार मौका मिला डाइस शेयर करने का। तो ये मंच साझा करते करते हम उनसे मुलाकात भी करते हैं, उनसे सीखते भी हैं, उनसे बातें भी होती हैं। सचमुच वो आनंद के क्षण भी होते हैं और ज्ञान हमारा बढ़ता भी है। बिल्कुल। निदा साहब के साथ तो यहाँ तक, मतलब निदा फाजली साहब एक बहुत बड़ा नाम है जी, बिल्कुल, बहुत बड़े गीतकार, या प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, इनके साथ मैंने दिल्ली, चंडीगढ़, पता नहीं कहाँ से मुंबई तक का सफ़र, चंडीगढ़ से अम्बाला तक का सफ़र किया है। तो इस कदर बहुत मौके मिले। तो जो पत्रिकाओं में आपकी कविताएं प्रकाशित हुई या लेख प्रकाशित हुए, उसकी भी हम जानकारी। बहुत सारे, जैसे नई धारा है, गगनांचल है, कई सारे अखबार, राष्ट्रीय सहारा है, अजीत, कई सारे अखबार और मैगजीन्स में भी छपा है कई बार। तो जो आपको 2 बड़े सम्मान मिले, मैं चाहता हूं कि आप स्वयं बताएं कि वो सम्मान कब मिले और किस किस संस्था से आपको सम्मान मिले। एक तो मोतीलाल साकी एक बहुत बड़ा नाम है कश्मीर में, कश्मीर के बहुत बड़े शायर हो चुके हैं मोतीलाल साकी साहब। तो एक जम्मू कश्मीर में मोतीलाल साकी साहब के नाम से मुझे एक अवार्ड मिला है। एक हरियाणा सरकार से सुरेंद्र पंडित सोज सम्मान जी मुझे 2018 और 2019 में मिला है। जी, जो बहुत बहुत अच्छा लगा हमें ये सुनकर। और अब हम आपके 2 और जो आयाम हैं उसकी चर्चा करना चाहेंगे। आपने वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में भी काम किया। जी हाँ, बिल्कुल। उसके बारे में बताइए। हाँ, कई बार दूरदर्शन रेडियो पे, दिल्ली आकाशवाणी पे कई बार मैंने वॉइस ओवर्स दिए हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज़, बहुत सारे जो ड्रामाज हैं, प्लेज़ हैं, उनमें भी मैंने वॉइस ओवर्स दिए हैं और काफ़ी सारे पैनल डिस्कशंस में भी पार्टिसिपेट किया है। बहुत सारे पैनल डिस्कशंस, टॉक्स दिए हैं मैंने दूरदर्शन में, रेडियो में बहुत सारे टॉक्स भी दिए हैं। और एक्टिंग का खैर बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है मुझे, बट मौका मिला
मुझे कई सारे डॉक्यूमेंट्रीज़ में दूरदर्शन के लिए और प्राइवेट प्रोड्यूसर्स के भी साथ भी मैंने काम किया है। इन लीड रोल्स में मुझे मौका मिला उसमें काम करने का। तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं उसके नाम आप याद कर पाएंगी? हाँ, एक दो मुझे मतलब सारे तो याद नहीं है, बट जो शुरुआती दौर का था, एक तो नीली रगें के नाम से, नीली रगें के नाम और से दूसरा मौसम, और भी कई सारे हैं जिनके नाम अब मुझे याद नहीं है क्योंकि काफ़ी समय हो गया। जी, 2006-07 के आसपास में ही मैंने ये जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज में काम किया वो 2006-07 में ही था लगभग। उसके बाद से मैं कहा करता हूँ कि जिसका ज्ञान खजाना होगा उसको सामने आना होगा। वाह, गीतों गजलों को रच डाला तो फिर स्टेज पे आना होगा। तो मेरी ये कविता है, तो वो मुझे याद आई कि आपने ज्ञान पूरा ही सुनाई। अब आपने सुनाई तो इसको पूरा ही सुना दीजिए। हाँ। जो आपने ज्ञान अर्जित किया जी, तो वो सचमुच संसार के सामने, जन सामान्य के सामने आना चाहिए। अब मुझे इसी विधा में ये याद आ रहा है कि आपने ऐसे कई सर्वभाषा कवि सम्मेलनों में पार्टिसिपेशन किया जिनके अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड्स भी बने, तो उनकी आप चर्चा करना चाहेंगी? जी, दूरदर्शन, आकाशवाणी का आपको शायद आइडिया होगा कि आकाशवाणी, जो रेडियो आकाशवाणी, वो ना साल में एक ऐसा प्रोग्राम सर्वभाषा कवि सम्मेलन के नाम से करते हैं जी, जिसमें जितनी भारत की भाषाएं हैं, 22-23 जितनी भी भाषाएं हैं, उनके जो मूल कवि और उसके ट्रांसलेटर्स को बुलाते हैं। तो मान लीजिए जैसे 22-23 भाषाएं हैं, उसके 23 मूल कवि हो गए और उनके 23 ट्रांसलेटर्स होते हैं। तो उनको वो एक जगह इकट्ठा करके, मतलब हर साल अलग अलग जगह पे ये होता है। जैसे मैंने 2019 में शायद मुझे बुलाया था और वो इंदौर में हुआ था तब जी। तो पूरे मतलब 45 या 46, हाँ, जो भी जितने भी शायर प्लस मूल कवि और ट्रांसलेटर्स, उनको एक जगह वो बुलाते हैं और वो बहुत बड़े लेवल का एक कार्यक्रम होता है, कवि सम्मेलन होता है। तो उसमें मुझे अवसर मिला था 2018-19 में। तो हम लोग सारे जो 40-46 कवि थे जी, तो इंदौर में ये हुआ था और बहुत बड़ी लेवल का एक कार्यक्रम हुआ था और उसने जगह पाई थी लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। जी, तो आपको वो खुशी है कि आप जिन कार्यक्रमों में सम्मिलित हुई उनके कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बने? बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत अच्छा लगा वो और बहुत ही यादगार पल, मतलब जो वो कार्यक्रम हुआ था बहुत यादगार पल थे। 2 या 3 दिन थे हम इंदौर में और पूरे भारत के कवि और मूल कवि और ट्रांसलेटर्स, तो एक बड़ा एडवेंचरस और एक बहुत अच्छा मतलब दौर था वो, जो 2-3 दिन का था वो हुआ था। और बाई चांस उसको एक जगह भी मिली लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। और मतलब ऐसे कई सारे कार्यक्रम हैं, कई सारे प्रोग्राम्स हैं जो बहुत बड़ी लेवल के हैं और जहां अवसर मिला है, भागीदारी करने का मौका मिला। बिल्कुल जी। जो ये प्रोग्राम होता है सर्वभाषा कवि सम्मेलन, अलग अलग जगहों, तो अगले साल या 2020 या 21 के आसपास मुझे कश्मीरी कवि का एक जज के रूप में, मतलब उसकी कविता के चयन करने का भी मुझे अवसर मिला। तो वो भी एक बहुत अच्छे मेमोरेबल पल होते हैं कि आपको एक जज की हैसियत से कविता का या किसी भी चीज़ का चयन करने का मौका मिलता है। या जैसे मुझे आपके ये NTPC वगैरह है, NHPC है, ये लोग करते हैं साल में कई बार कुछ कार्यक्रम करते हैं, उसके साथ फिर ये एक डिबेटिंग कंपटीशन या सिंगिंग कंपटीशन ऐसे कार्यक्रम भी करते हैं। तो उसमें भी मुझे एक एज जज की हैसियत से कई बार मुझे अवसर मिला इन डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स जज के रूप में जाने का। जी। तो ये बस बहुत खूब। जैसा कि अभी आपने कहा कि जो पंक्ति मैंने सुनाई, आपने कहा कि इसको पूरा कर दीजिए, तो मैं कर देता हूँ आपके अनुरोध पर। जी। तो गीतों गजलों को रच डाला फिर तो मंच पे गाना होगा, कविता लिखते रहते हो तो काव्य मंच सजाना होगा, क्या क्या सीखा हमें बताओ अनुभव से समझाना होगा, सुख में साथ निभाते सारे दुख में साथ निभाना होगा, संग चलेंगे आप जो मेरे घड़ी घड़ी मुस्काना होगा, अच्छा, सफर कटेगा खेल खेल में हमरा ही बन जाना होगा, फूल चुनोगे गुलशन से जब कांटों से बच पाना होगा, छाया अपने आप मिलेगी धरा पे वृक्ष लगाना होगा, स्वस्थ रहोगे जीवन भर को सरल योग अपनाना होगा, सबकी दुआएं स्वतः मिलेंगी मिट्टी से जुड़ जाना होगा। बहुत अच्छे।
सुनना चाहें सभी आपको, सुनना चाहें सभी आपको, मीठा बोल सुनाना होगा। बने रहोगे बड़े सदा ही, बने रहोगे बड़े सदा ही, थोड़ा सा झुक जाना होगा। बहुत अच्छा। सभी चलेंगे साथ हमारे, सरल हृदय अपनाना होगा। जिसका ज्ञान खजाना होगा, उसको सामने आना होगा। बहुत अच्छा। तो सचमुच जिनका ज्ञान खजाना बन जाता है, जिन्होंने अर्जित कर लिया होता है ज्ञान खजाना, तो उसका सामने लाने का जो कार्य है वो साहित्य सृजन जैसा कार्यक्रम भी करता है। उसी विधा में हम आज आपसे बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा आपने कहा कि आपने कविताएं, गजल, भजन और लेख सभी लिखे हैं, तो कोई भजन की कुछ पंक्तियां मैं आपसे सुनना चाहूंगा। भजन तो नहीं, अभी मुझे कुछ याद नहीं है। भजन में या कोई और कविता हाँ, मैं सुनाएं आपको आप, कृपया। गजल या कोई कविता ही सुनाऊंगी। कुछ चीज़ें जो होती हैं जो आपके दिल के करीब होती हैं जी, अवश्य। और उनको आप अक्सर दोहराना चाहते हैं, सुनाते हैं। स्वागत है जी, आपका। जी। मैंने लिखा है कि मेरी फिक्र करेगा कौन, गजल का मतलब कि मेरी फिक्र करेगा कौन, मेरा जिक्र करेगा कौन, और एक अदना सी इंसान हूँ, एक अदना सी इंसान हूँ, मेरे जख्म भरेगा कौन, और कौन दिलासा दे मुझको, कि कौन दिलासा दे मुझको, कौन दिलासा दे मुझको, कांधे हाथ रखेगा कौन, कांधे हाथ रखेगा कौन, और झरना बनकर झरती हूँ जी, झरना बनकर झरती हूँ, इतना और झरेगा कौन। जी, जी। और एक और गज़ल के दो, अब आपने कहा तो दो पंक्तियाँ और सुनाती हूँ कि जाने क्या लाए सबा अहले चमन के वास्ते, कि जाने क्या लाए सबा अहले चमन के वास्ते, हम सरों के फूल लाए हैं वतन के वास्ते, हम सरों के फूल लाए हैं वतन के वास्ते, और आँच आ सकती नहीं हरगिज़ हमारी आन को, कि आँच आ सकती नहीं हरगिज़ हमारी आन को, हरगिज़ हमारी आन को, मर मिटेंगे अज़मते गंगो जमन के वास्ते, वाह वाह वाह, मर मिटेंगे अज़मते गंगो जमन के वास्ते। और ये बंद देखिए कि अपने दम से है ज़माने की बहारों पे निखार, वाह, कि अपने दम से है ज़माने की बहारों पे निखार, हम है जिंदा जिंदगी के बांकपन के वास्ते, हम है जिंदा जिंदगी के बांकपन के वास्ते। और ये खासतौर से मुझे बहुत पसंद है जी, कि हमको आज़ादी है अपनी जान से बढ़कर अजीज़, वाह, कि हमको आज़ादी है अपनी जान से बढ़कर अजीज़, क्यों न मांगे हम दुआ इस गुल बदन के वास्ते, वाह, क्यों न मांगे हम दुआ इस गुल बदन के वास्ते। और ख़ास तौर से कि रोशनी होगी चरागों से कहाँ तक दोस्तों, कि रोशनी होगी चरागों से कहाँ तक दोस्तों, आओ खूने दिल जलाएं इस अंजुमन के वास्ते, आओ खूने दिल जलाएं इस अंजुमन के वास्ते, और जाने क्या लाए सबा अहले चमन के वास्ते, हम सरों के फूल लाए हैं वतन के वास्ते, हम सरों के फूल लाए हैं वतन के वास्ते। बहुत खूब। इन्हीं सब भावनाओं को लेकर आज का हम ये कार्यक्रम अब समापन की ओर करते हैं। हम फिर मुलाकात करेंगे किसी और बड़े साहित्यकार के साथ, किसी और कवि के साथ, किसी और लेखक के साथ, रचनाकार के साथ। आज के जो आनंद को हमने उठाया उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब हम अनुमति लेते हैं अपने सभी साहित्य सृजन के मित्रों से। नमस्कार, धन्यवाद।